दोस्तों आदाब, सलाम, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त सचिन और हर बार की तरह इस बार फिर आ गया हूं लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम चमत्कार। आज हमारा साउथ जोन का दूसरा प्रिलिमिनरी राउंड है, तो आइए मिलते हैं साउथ जोन के 4 पार्टिसिपेंट्स से। पार्टिसिपेंट ए, आई एम चंद्रकला फ्रॉम हैदराबाद। आई एम अ सेक्शन ऑफिसर विद इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। कंटेस्टेंट बी, Hi, I am Gigi George, belonging to Kerala. I work as a welfare officer in social welfare department in Kerala. Contestant C. Hi, I am Ajay. I am doing my second year MBA from Bangalore. Contestant D. Hi, my name is Anand and I work as a software engineer at Dell, Bangalore. और आज फिर इस सफर में हमारे साथ है हमारे साथी, हमारे मार्गदर्शक अरविंद परांजपे। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। अरविंद जी हमारे पास आयु का पुणे से आते हैं और दोस्तों हमारे इस शो को हमने 3 हिस्सों में बांटा है। पहला राउंड है प्रयोगशाला राउंड, दूसरा राउंड है प्रोफेसर गड़बड़कर या जीके राउंड और तीसरा राउंड है बूझो तो जानो। तो देर किस बात की है, हम शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड। पहले राउंड के नियम मैं पार्टिसिपेंट्स को समझा दूं। मैं यहां आपके सामने 2 बिल्कुल छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करूंगा और उनसे जुड़े हुए 4 सवाल आपसे पूछूंगा। सवाल का जवाब आपने अगर सही दे दिया तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो क्वेश्चन अगले कंटेस्टेंट को पास किया जाएगा और सही जवाब देने पर उसे मिलेंगे सिर्फ 5 अंक। तो आप समझ गए हैं? लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। कंटेस्टेंट्स आप ध्यान से देखें, ये 4 बॉल मैंने लाइन से लगा के रखे हैं और मेरे हाथ में ये 5वां बॉल है और मैंने इसे धक्का दिया है। आपने देखा कि सिर्फ 5वां बॉल हिला हुआ है और ये 3 वहीं के वहीं हैं। ध्वनि के साथ भी कुछ इसी तरह से होता है। क्यों परांजपे सर? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बताया। बड़ा क्लासिकल प्रयोग है ये कि जो आपको दर्शाता है कि जब मैं बोलता हूँ और मेरी आवाज आपके पास आ रही है हवा के मॉलिक्यूल के द्वारा, तो मैं यहाँ पे कंपन निर्माण करता हूँ और जो ऊर्जा है वो अपने बीच के जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनको धकेल करके आप तक पहुंच रही है। तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा पहला सवाल, मानव जाति के कान किस फ्रीक्वेंसी रेंज में ध्वनि को सुन सकते हैं? 20 decibels. I need a range. 20 to 60 or 80 or something like that. Yeah, I will, Paranspe sir, pass the question to contestant B. Between 20 hertz and 20,000 hertz. Correct answer. Gigi, you get 5 marks for this. 20 से 20,000 हर्ट्ज की श्रेणी में इंसान कोई भी आवाज सुन सकता है। And the next question is to contestant B. ध्वनि को नापने का यूनिट या मेजर क्या है और इसका ये नाम कैसे पड़ा? The unit is actually decibel. It is after Alexander Graham Bell. Absolutely right. बिल्कुल सही जवाब है जी। कंटेस्टेंट बी आपको मिलते हैं 10 मार्क्स इसके लिए। ध्वनि का यूनिट बेल या डेसिबल है। ये यूनिट अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पर रखा गया था, जो टेलीकम्युनिकेशंस की दुनिया के मार्गदर्शक माने जाते हैं। मेरा तीसरा सवाल है कंटेस्टेंट सी। किसी भी संगीत की तान या श्रुति का वर्णन किस शब्द से किया जाता है? A pitch which is dependent on frequency. I'm sorry, I'll pass the question to contestant D. Are you looking for timber? Correct. Absolutely right. Contestant D आपको मिलते हैं 5 मार्क्स। मेरा अगला सवाल है कंटेस्टेंट डी अनंत, गौर से सुनिए। वो कौन सी भारतीय साइकिल है जिसका नाम ध्वनि की गति के यूनिट पर रखा गया है? BSA Mac 1. Absolutely right. क्या आपको मिलते हैं 10 मार्क्स इसके लिए। बारी है अब हमारे दूसरे प्रयोग की। मेरे पास
यहाँ एक डब्बा है, एक ढक्कन है. देयर इज विनेगर इन दिस, विनेगर. ठीक है, इस विनेगर को मैं इस डब्बे में डालता हूं. स्मॉल टिश्यू पेपर हियर एंड आई हैव, दिस इज अ बेकिंग सोडा. 1 2 3 4. Now I'm putting it in the vinegar. मेरा पहला सवाल, कंटेस्टेंट ए चंद्रकला, डब्बे का ढक्कन एक धमाके के साथ हवा में क्यों उड़ गया? Because there is some gas formed inside when you put the Some soda in it. आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये साइंस क्विज है और हम साइंटिफिक टर्म्स की तलाश में हैं. मैं ये सवाल पास ऑन करता हूं कंटेस्टेंट बी, जीजी. I think by the reaction between acetic acid and this sodium bicarbonate, carbon dioxide gas is formed, and this gas causes this. बिल्कुल सही जवाब है. आपको मिलते हैं 5 मार्क. बेकिंग सोडा जब विनेगर से मिलता है तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है. जब ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो जाती है तो डिब्बे के अंदर हलचल पैदा होती है और डिब्बे में जहां भी कमजोर स्थान हो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड धमाके के साथ बाहर आ जाती है. अगला सवाल कंटेस्टेंट बी, जीजी, आपके लिए. हम दैनिक जीवन में कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे फैलते हुए कहां देखते हैं? In the carbonated drinks, that is soda water, when we open this soda water, this carbon dioxide escape and we can see the carbon dioxide bubbling up. आई एम सॉरी, आपका जवाब गलत है. मुझे फिर से यह सवाल अगले कंटेस्टेंट को पूछना पड़ेगा. कंटेस्टेंट सी. Pressure cooker. नो. आई पास ऑन द क्वेश्चन टू कंटेस्टेंट डी. In the process of respiration, when humans breathe, carbon dioxide is automatically generated. नो नो नो. कंटेस्टेंट ए. पत्ते जब they inhale the leaves take carbon dioxide and leave oxygen for us. मुझे लगता है हमें जवाब दे देना चाहिए. हम रोज की जिंदगी में ब्रेड बनाते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से बनता देख सकते हैं. बेकिंग सोडा ब्रेड बनाने में एक जरूरी पदार्थ है. जब हम बेकिंग सोडा को ब्रेड के आटे में मिलाते हैं तब आटे के अंदर के अमीनो एसिड्स बेकिंग सोडा से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं. इससे आटा फूल जाता है और हमें नर्म छेददार ब्रेड मिलती है. चलिए, मेरा तीसरा सवाल कंटेस्टेंट सी. लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड कॉफी इंडस्ट्री में हमेशा इस्तेमाल किया जाता है, क्यों? Liquid carbon dioxide is dry ice. It is used to improve the flavor of coffee. नो. आई पास इट ऑन टू कंटेस्टेंट डी. मैं ये सवाल कंटेस्टेंट ए को पास करता हूँ. लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड इन कॉफी इंडस्ट्री. कॉफी बीन्स को फर्मेंट करने के लिए यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. नो. कंटेस्टेंट बी. No, I think it is because of the absorbing capacity of this dry ice, the water absorbing capacity from the air. नो. In coffee industry, the carbon dioxide is used for removing caffeine from it. कच्ची कॉफी में कैफीन की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि वो जानलेवा भी हो सकती है. इसीलिए लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड कॉफी से कैफीन को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. हरी कॉफी बीन्स को पानी में सोखा जाता है और इसके कंटेनर में नीचे से तरल कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है. तरल कार्बन डाइऑक्साइड कैफीन को सोखकर कॉफी बीन्स से अलग कर देता है. मेरा अगला सवाल है कंटेस्टेंट डी. 18वीं सदी के अंत में एक भारतीय योद्धा ने ब्रिटिशर्स के विरुद्ध रॉकेट्स का सफलपूर्वक इस्तेमाल किया. इसके कारण वो रॉकेटरी के मार्गदर्शक माने जाते हैं. यही घटना नासा हेडक्वार्टर्स वर्जीनिया यूएसए के ऑफिस में लगी एक पेंटिंग में चित्रित की गई है. तो बताइए वो वीर योद्धा कौन थे? Is this Tipu Sultan? बिल्कुल सही जवाब है. अनंत, आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स. यहीं पे खत्म होता है हमारा पहला राउंड. वक्त है स्कोर्स जानने का. कंटेस्टेंट ए 0,
कंटेस्टेंट बी 20, कंटेस्टेंट सी 0 मार्क्स, कंटेस्टेंट डी 25 मार्क्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं चमत्कार में, और मैं हूं आपका दोस्त सचिन। दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारा दूसरा राउंड, जिसका नाम है प्रोफेसर गड़बड़कर राउंड। प्रोफेसर गड़बड़कर हमारे एक परेशान प्रोफेसर हैं, और उन्हीं की परेशानी से वो कुछ सवाल लेकर आते हैं और उन्हीं सवालों के जवाब आपसे चाहते हैं। तो आइए इंतजार करते हैं प्रोफेसर गड़बड़कर का। अरे आइए आइए प्रोफेसर साहब, आइए आइए। क्या गड़बड़ है आज? आप यहाँ यूं क्या सूंघ रहे हैं? नहीं, मैं थोड़ा परेशान हूँ। बताइए आज परेशानी क्या है? नहीं, क्या हुआ ना, वो मैं मेरे दोस्त के घर पर गया था उसे मिलने को। हाँ। और मैं जब वहाँ से वापस आ रहा था तब मैं अचानक रास्ता भूल गया। तो मैं वो कबूतर की तरह सूंघ सूंघ के रास्ता ढूंढ रहा था। कबूतर में एक बहुत ही अच्छा गुण है ये, वो कहीं पे भी दूर तक चले जाते हैं उड़ उड़ के, और उनकी सूंघने की शक्ति की वजह से वो फिर लौटकर अपने घर को आते हैं। कंटेस्टेंट ए चंद्रकला, कबूतर सिर्फ अपने सूंघने की शक्ति की वजह से हजारों मील दूर जाकर भी बराबर अपने घर पहुंच जाते हैं। I think it is false. Why? They are known to pass on even letters, but maybe they have some other trail or something like that, but not, आपको इसके मिलते हैं 10 मार्क सिर्फ। आपके पास 20 कमाने का मौका था, लेकिन आपने सिर्फ एक हिस्सा सही बताया। ये गलत है। इसका उत्तर प्रोफेसर आप बताएं। कबूतर जो है सूंघ के एक जगह से दूसरे जगह नहीं पहुंचते, वो पृथ्वी के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है उनका आधार लेकर के वो पहचान जाते हैं कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाना है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज दी की पॉइंट। अच्छा, वैसे सचिन जी आपका ब्लड ग्रुप क्या है? मेरा ब्लड ग्रुप है O पॉजिटिव। क्यों, ब्लड डोनेशन लेना चाहते हो आप? नहीं नहीं, ऐसे मेरा है A पॉजिटिव। वो क्या है ना सचिन जी, इमेजिन कि अगर एक मच्छर आपको काटता है, हाँ, और फिर आके वही सेम मच्छर मुझे काटता है, हाँ, तो उसके खून में 2 तरह के ब्लड ग्रुप हैं, फिर भी उसे कुछ नहीं होता। जबकि एक इंसान को जिसका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, अगर B पॉजिटिव खून दे दिया जाए, हाँ, तो कुछ भी हो सकता है। आई मीन ही कैन इवन डाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान का खून जो है वो मच्छरों के सर्कुलेटरी सिस्टम में घुसता नहीं होगा, इसलिए उन्हें कुछ नहीं होता। ओह, कंटेस्टेंट बी जीजी, मच्छर को अलग अलग इंसानी खून पीने पर भी कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये खून मच्छर की सर्कुलेटरी सिस्टम में दाखिल नहीं होता। It is true. Why? The circulation system is in mosquito is a different type of circulation system than the other higher group of animals. It is not a closed kind of circulatory system. Where does the blood go which the mosquito sucks? This blood is used by the female mosquitoes. They are only type of mosquitoes which bite the man, and they are used for the development of eggs. बिल्कुल सही बताया। जी, आपको मिलते हैं इसके 20 मार्क्स। वो खून मच्छर अपने अंडों को न्यूट्रिशन देने के लिए इस्तेमाल करता है। सचिन जी, हाँ, पिछले टाइम जो बड़ा सा भूकंप आया था, उसके बाद तुरंत सुनामी आया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर भूकंप की तीव्रता ज्यादा हो तो सुनामी आता है। कंटेस्टेंट सी अजय, सुनामी किसी भी ज्यादा तीव्र भूकंप की वजह से आती है। फॉल्स। व्हाई? Because tsunami is mainly due to the strong waves in the ocean, and those earthquakes may not actually be strong enough to bring about that kind of impact in the ocean beds. आपको सिर्फ आधे मार्क्स मिलेंगे, 10 मार्क्स। इसका उत्तर प्रोफेसर आप। जी देखिए, ऐसा है, कहीं भी पृथ्वी पे कहीं भी और जगह पे यदि बहुत तेजी से अर्थक्वेक आता है तो उससे लहरें नहीं उठेंगी। लहरें उठने के लिए चाहिए कि अर्थक्वेक जो है समुद्र में आए। और दूसरा भी मैं आपको बता देता हूं कि सुनामी आने का एक दूसरा भी कारण होता है कि जैसे उल्का है, जो एस्ट्रॉइड्स और मीटियोराइड्स हैं, उनमें से यदि कोई आकर के यदि समुद्र में गिरता है तो उससे भी ऊंची लहरें उठ करके सुनामी आ सकता है। सचिन जी, हाँ, ये सुनामी से मुझे और एक बात याद आ गई, समुद्र के बारे में। अच्छा, हाँ, ये समुद्र में जो ज्वार भट्टा है, द हाई टाइड एंड द लो टाइड, इसकी वजह है पृथ्वी का ग्रेविटेशनल पुल। अच्छा, इसके बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन कंटेस्टेंट डी अनंत,
समुद्र में लो टाइड एंड हाई टाइड पृथ्वी की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है? I would say false, because the high tide and low tide is because of the moon's orbit around the earth. It's not a perfect circle. So at the times when the moon is closer to the earth, you would have high tide and otherwise low tide. बिल्कुल सही जवाब है आपका, और आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 20 पॉइंट्स। जब पृथ्वी का समुद्री भाग चंद्रमा के सामने आता है तो चंद्रमा के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से समुद्र का पानी चंद्रमा की तरफ आकर्षित होता है। इसके कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है और ज्वार यानी हाई टाइड की स्थिति बनती है। और यहीं पे हमारा दूसरा राउंड खत्म होता है और वक्त है स्कोर्स जानने का। कंटेस्टेंट ए 10, कंटेस्टेंट बी 40, कंटेस्टेंट सी 10, कंटेस्टेंट डी 45। कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द वापस आ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है चमत्कार में, और मैं हूं आपका दोस्त सचिन। शुरू करते हैं तीसरा राउंड, और ये है बजर राउंड। पार्टिसिपेंट्स याद रखिए, इसमें मैं आपसे 8 सवाल पूछूंगा। सही जवाब दे दिया तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने गलत जवाब दे दिया तो आपके 5 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तैयार हैं आप? बजर पर हाथ, लेकिन सावधान। पहला सवाल, एलिशा ग्रे से सिर्फ 2 घंटा पहले न्यूयॉर्क पेटेंट ऑफिस पहुंचकर एक व्यक्ति ने बिल्कुल समांतर आविष्कार रजिस्टर कराया। वो आदमी कौन था और आविष्कार क्या था? जवाब है अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल, और डिजाइन है टेलीफोन। दूसरा सवाल, ये तस्वीर देखिए और बताइए इस पक्षी का क्या नाम है और उसका ये नाम कैसे पड़ा? The secretary bird, because the feathers. बिल्कुल सही जवाब है, इट इज अ सेक्रेटरी बर्ड। ये अंग्रेजी नाम इस वजह से पड़ा कि उसकी कलगी पर लगे पर ऐसे लगते हैं जैसे इस पक्षी ने कानों के पीछे पंख की कलम रखी हो, एकदम वैसे जैसे एक जमाने में अक्सर सेक्रेटरीज रखती थी। आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स। कंटेस्टेंट बी जिजी, इसे पहचानिए। जो जब ठोस होता है तो गहरा नीला या बैंगनी रंग का होता है। यह अस्थिर और तेज विस्फोटक है। इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता, इसीलिए जहां इसकी जरूरत होती है ये उसी स्थान पर बनाया जाता है। वातावरण को साफ रखने में इसका कोई विकल्प नहीं है। ओजोन। बिल्कुल सही जिजी। कंटेस्टेंट भी आपको मिलते हैं 10 मार्क्स। मेरा अगला सवाल, इस तस्वीर को गौर से देखिए और बताइए ये दोनों कौन हैं? कंटेस्टेंट डी। Yeah, these are Neil Armstrong and Buzz Aldrin. Edwin Aldrin. Edwin Aldrin. No. मैं आपको जवाब बताता हूं। तस्वीर की बाईं तरफ नील आर्मस्ट्रांग है, जो चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले आदमी थे, और तस्वीर की दाईं तरफ यूजिन कर्नन है, जो चंद्रमा पर कदम रखने वाले आखिरी आदमी थे। आपने आधा जवाब सही दिया था और हम आपको पूरे मार्क्स नहीं दे सकते। बड़ी मजबूरी से आपके 5 मार्क्स कटते हैं। अगला सवाल, किस दुर्घटना को आधार मानकर डोमिनिक लेपिये ने अपनी मशहूर किताब 5 Minutes Past Midnight लिखी? कंटेस्टेंट डी। Is this the Hiroshima and Nagasaki bombings? नो आनंद, इट इज नॉट। आपके फिर से 5 अंक कटते हैं। कोई और जिससे इसका जवाब पता है? The Bhopal tragedy. बिल्कुल सही जवाब है, भोपाल गैस ट्रेजेडी। यह दुर्घटना 3 दिसंबर 1984 सोमवार को हुई थी। अगला सवाल, अब इस तस्वीर को गौर से देखिए और बताइए ये कौन सा जीव है? आइडेंटिफाई द एनिमल इन दिस इमेज। वाओ। कंटेस्टेंट सी। It's platypus. I need a full name.
इट इज डक बिल्ड प्लैटिपस। ये एक जल जंतु है। इसके मुंह की बनावट बिल्कुल बतख के मुंह की तरह होती है। के 5 अंक कटते हैं। अगला सवाल, पहले मॉडर्न मर्क्यूरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? कंटेस्टेंट बी, Gabriel Fahrenheit. बिल्कुल सही जवाब है। आपको मिलते हैं 10 पॉइंट। पहले मॉडर्न मर्क्यूरी थर्मामीटर का आविष्कार गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने 1714 में किया। अगला सवाल, इन दोनों तस्वीरों को गौर से देखिए और बताइए कि कौन है। पहली तस्वीर रॉबर्ट एडविन पियरी की और दूसरी इमेज रोआल्ड एमंडसन की। इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है? कंटेस्टेंट डी, They're the explorers who reached the North South Pole. The No, poles. you'll the have to- polar explorers. who reached what pole? Okay, Robert Peary reached the North Pole and Amundsen reached the South Pole. बिल्कुल सही जवाब। कंटेस्टेंट डी अनंत, आपको मिलते हैं 10 मार्क्स। और यहीं पे खत्म होते हैं मेरे 8 सवाल और हमारा तीसरा राउंड भी। और वक्त है स्कोर्स जानने का। कंटेस्टेंट ए 10 मार्क्स, कंटेस्टेंट बी 70 पॉइंट्स, कंटेस्टेंट सी 5 पॉइंट्स, कंटेस्टेंट डी 45। वेरी वेरी वेल डन पार्टिसिपेंट्स। और जिजी कंटेस्टेंट बी, आपकी हमारी मुलाकात फिर से होगी साउथ जोन के फाइनल में। आज का सफर यहीं तक का। तो मिलते हैं अगले हफ्ते इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए चमत्कार की सारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार है। हमारा पता है चमत्कार 3183 SCMO-DECU SAC कैंपस, जोधपुर टेकरा, अम्बावाड़ी विस्तार, अहमदाबाद।